इंडिया को पूरी तरह गेम से आउट नहीं करता। मैं अभी भी यही समझता हूं कि अगर कल आकर पहला सेशन इंडिया ने गुजार लिया विदाउट लूजिंग अ विकेट तो न्यूजीलैंड के लिए जो है ना प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक तो वो लीड उतारने की पोजीशन में आ जाएंगे और जैसे जैसे इंडिया रन्स करेगा, अगर इंडिया ने इस विकेट पर 150-160 रन्स की लीड ले ली तो फोर्थ इनिंग्स में 150-160 भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा न्यूजीलैंड के करने के लिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ स्पिनर के लिए मदद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो सेकंड टेस्ट मैच था मुल्तान में, आज वो ख़त्म हुआ और पाकिस्तान का जो एक इंतज़ार था बड़े लंबे अरसे से कि जीत नहीं पा रहे थे और सब लोग उसकी इंतज़ार में थे, आज वो इंतज़ार भी ख़त्म हुआ और फाइनली पाकिस्तान ने इंग्लैंड को डिफ़ीट दी मुल्तान में। और मेरा ख्याल है सारे जितने भी क्रिकेट के जो फॉलोअर्स हैं, लवर्स हैं, उनके लिए ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि जो है इंग्लैंड को तो बहुत ही लंबे अरसे के बाद शिकस्त दी और टेस्ट मैच भी बहुत लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान ने विन किया। और इस सारी चीज़ पर आज की डिस्कशन रहेगी और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो एक और ज़बरदस्त टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो है उसका अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड का इस वक्त तक अभी अपर हैंड हमें नज़र आता है, लेकिन इंडिया ने जो आकर सेकंड इनिंग्स में जो कमबैक किया है, जिस तरीके से उसके लड़कों ने बैटिंग की है, तो मुझे लगता है कि अगर कल पहला सेशन अगर इंडिया अच्छा खेल गया तो आप समझें कि इंडिया बहुत टफ टाइम देने वाला है न्यूजीलैंड को। तो मेरे साथ है हमज़ा। सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच से और इस पर सबसे पहले बात होगी, उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस ग्रेट विक्ट्री पर जो पाकिस्तान ने आज हासिल की बड़े ही लंबे अरसे के बाद। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कल जब मैच ख़त्म हुआ तो न्यूजीलैंड 180 for 3 थे। हाँ जी। और आज आकर जिस तरह पहले सेशन में विकेट्स भी निकाले, हाँ जी, लेकिन उसके बाद इंडिया जब पार्टनरशिप लगी टीम सऊदी की और रिचन रविंद्रा की, तो वहाँ इंडिया तो जो है ना बिल्कुल उसने हाथ पाँव छोड़ दिए। बड़े अरसे के बाद मैंने देखा कि इंडिया जो है ना उस तरीके से वो फील्ड में नज़र नहीं आए जैसे जो उनका खासा है, जो उनकी क्वालिटी है, वो एनर्जी लेवल नज़र नहीं आया। जब ख़ासतौर पे पार्टनरशिप लगी टीम सऊदी की और रिचन रविंद्रा की तो उन्होंने बड़ी लूज़ बॉलिंग की, फील्ड प्लेसिंग भी कोई ख़ास नहीं थी, बड़ा तेज़ी से रन्स बना। हाँ जी, जैसा कि अब वरना मेरा ये था कि जैसा कि 190 की लीड हुई तो इनके 7 आउट हो गए थे, 233 for 7 हो गए थे और मैंने कहा ये विकेट निकल जाएगी। पर जिस तरह टीम सूथी से खाया रन, ठीक है रिचन रविंद्रा बेहतर खेले, इसमें कोई शक नहीं है, पर टीम सूथी को से जो रन खाना था, जैसा बुमराह को भी लाए तो वो भी विकेट नहीं निकाल सके कि रन जो है बहुत तेज़ी में, जैसे 4 ओवर में इन्होंने 58 रन खा लिया, अश्विन को मार छक्के पड़े। तो ये बड़ी सोचने की बात थी कि किस तरह जो है रविंद्रा जडेजा ने विकेट निकाली, सुबह आके बुमराह ने विकेट निकाली। मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो मैच देखा है, उसमें जो प्रॉब्लम हुई वो ये है कि दोनों ने 5-5 ओवर का स्पेल किया। हाँ जी, और विकेट निकाल दी। अच्छा, उधर से जडेजा ने विकेट निकाल दी। अब मसला ये था तीसरा फास्ट बॉलर तो था नहीं। हाँ जी, एक तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और दूसरी प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ी कि 180-190 की लीड तो पहले ही थी उनकी। जब उन्होंने काउंटर अटैक करना शुरू किया तो एकदम से स्कोर जंप हो गए, 210-220 की लीड होगी। अब इन रोहित शर्मा और बॉलर्स ने जो प्लान मुझे समझ आ रहा था बनाया, उन्होंने कोशिश की कि टीम सऊदी को फ्लाइट की जाए, उसे बॉल ऐसा दिया जाए कि वो हवा में खेले, शॉट खेले और जिसपे वो आउट हो, इसलिए उन्होंने उसके लिए एरियाज़ ओपन रखे। लेकिन वो जो रिस्की बॉलिंग थी ना, जिसमें वो उन्होंने सोचा कि यार वो अब आउट होता है, वो मारता चला गया वो लीड, और वो इतनी तेज़ी से, मतलब 8-10 ओवर के अंदर अंदर जो है ना 80-90 रन बन गया। हाँ जी, और इंडिया से जो मैच है ना वो दूर चला गया। हाँ जी, अदरवाइज तो ये देखें कि जब वो 190 की लीड थी तो ठीक है, अगर जिस तरह से इंडिया ने आके बैटिंग की है, अगर वो 200-220 रन की लीड पर उन्हें आउट कर लेते और जो कर सकते थे, सिर्फ ये है कि वो इस चक्कर में अभी आउट हो जाएगा, वो बड़ी फ्लाइटेड बॉलिंग की रविचंद्र अश्विन ने भी और इसी तरह से जडेजा ने भी बाद में। तो सारे बॉलर यही कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से ये शॉट मारते हुए आउट हो, यानी कि उन्होंने उन्हें टाइट लाइन पे बॉल करने की कोशिश नहीं की और जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया उसने टीम सऊदी ने। रविंद्रा की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त शॉट सिलेक्शन थी उनकी और स्पिन और फास्ट के अगेंस्ट वो इक्वली गुड थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कमेंटेटर भी बात कर रहे थे कि ज़्यादातर बॉल्स उन्होंने मेरिट पे खेली और बॉल जो है उनके बैट पर आया प्रॉपर तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि वो बीट होते रहे, चाहे फास्ट बुमराह ने गेंद किया हो, चाहे सिराज ने गेंद किया हो,
चाहे जडेजा बॉलिंग कर रहे हो, सबको उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से खेला, कंफर्टेबल लगे क्रीज पर, और फिर उन्होंने ऑल अराउंड द ग्राउंड शॉट्स खेली। ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ शॉट खेल रहे थे, जहां मौका मिल रहा था बड़ी हिट भी लगाई, रोलिंग शॉट्स भी खेली, तेज खेला टीम सूती के साथ। मैं तो ये क्रेडिट, वो जो 15-20 ओवर थे ना, उसमें वो मैच इंडिया से दूर ले गए और इतनी बड़ी लीड ले ली 356 रन की। अदरवाइज मेरा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा 200, 230, 240 रन की लीड होगी, और जो कि इंडिया यानी कि उसको मैनेज करने में यानी कि उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन फिर हमें तारीफ़ करनी होगी जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया आकर सेकंड इनिंग्स में बैटिंग की, कि देखिए अर्ली ऑन आकर जिस तरीके से रोहित शर्मा खेले, जायसवाल खेले, फिर कोहली और सरफराज खान, जिसको हमने लास्ट में जो वीडियो में बड़ी क्रिटिसिज्म किया था, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। जिस तरीके से उन्होंने यानी कि 100+ के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, शॉट्स उनकी भी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो कहने की बात यह है कि मैं पूरी तरह गेम से आउट नहीं करता। मैं अभी भी यही समझता हूँ कि अगर कल आकर पहला सेशन इंडिया ने गुजार लिया विदाउट लूजिंग अ विकेट, तो न्यूजीलैंड के लिए जो है ना प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक तो वो लीड उतारने की पोजीशन में आ जाएंगे, और जैसे जैसे इंडिया रन्स करेगा, अगर इंडिया ने इस विकेट पर 150-160 रन्स की लीड ले ली, तो फोर्थ इनिंग्स में 150-160 भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा न्यूजीलैंड के करने के लिए, क्योंकि वक्त के साथ साथ स्पिनर के लिए मदद आती चली जा रही है, और वो ये है कि स्पिनर को खेलना मुश्किल होता जा रहा है, और इंडिया के पास 3 क्वालिटी स्पिनर हैं, तो फिर न्यूजीलैंड फंस जाएगा। न्यूजीलैंड के पास सिर्फ एक ही मौका है कि कल सुबह आए आउट कर देंगे, और आकर जब अर्ली ऑन जब मॉइस्चर भी होगा विकेट में, उस टाइम अगर वो उससे फ़ायदा उठा लेते हैं और आउट कर लेते हैं, इंडिया को 2-3 विकेट जल्दी निकाल लेते हैं और इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं 400 के अंदर अंदर, और 30-40 रन करना है तो वो आगे कर लेंगे। लेकिन अगर इंडिया सेशन खेल गया और उसने विकेट लूज़ ना किया, एक आधी विकेट लूज़ हुई, तो आप समझेंगे फिर पूरा दिन इंडिया जो है ना खेलेगा और रन्स बनेगा, और फिर रन्स क्योंकि इंडिया ने दिखाया है कि भाई वो बनाते हैं तेज़ रन्स। अब देखें उन्होंने जस्ट 40+ आवर खेले हैं और उन्होंने रन जो है 231 रन कर दिए। अब जो मैच है ना, अगर आप कहें ना 60-70% न्यूजीलैंड का, तो ठीक है, 30-40% फिर भी मैं इंडिया का चांस समझता हूँ कि वो ड्रॉ भी कर सकते हैं और इस मैच में कमबैक भी कर सकते हैं और न्यूजीलैंड को प्रॉब्लम में भी डाल सकते हैं। हाँ जी, जैसा कि सेकंड इनिंग्स में जो बैटिंग की है, आप देखेंगे जैसा कि जायसवाल आउट हुए, वो तो बॉल ही निकला है, आपने देखा होगा यास पटेल की बॉल पर कि जी नहीं छोड़ना है इनको, वो तो बिल्कुल ही क्रीज छोड़ के स्टंप हो गए। रोहित शर्मा बड़ा अनलकी रहे कि अब वो बॉल रोक रहे थे, एकदम स्टंप पे लग गई बॉल। तो कोहली बड़ा बेहतरीन खेल रहे थे, बट बॉल ही बड़ा अच्छा बड़ा फिलिप्स का कि रोक रहे थे, और आज हल्का सा लगाया जी। नहीं देखिए, क्वालिटी साइड का होता ही है कि देखें आप एक इनिंग्स में फ्लॉप हुए, सेकंड इनिंग्स में आप आए तो स्ट्रॉन्ग आए। अब देखें ना, आपके 4 बैटर अभी तक गुजरे हैं, 3 मतलब 4 बैटर खेल चुके हैं ना, 5वें ने तो अभी आना है खेलने के लिए, और एक क्रीज पे मौजूद है, तो चारों ने रन्स किया हुआ है। ठीक है, अब यह है कि अगर जिस तरह से सरफराज खान खेल रहे हैं और उनके साथ कोई पार्टनरशिप बिल्ड होती है, सरफराज खान एक लंबी इनिंग्स खेल जाते हैं, तो इंडिया को इस मुश्किल सिचुएशन से निकाल लेंगे। या केएल राहुल खेल जाते हैं, ऋषभ पंत है, जडेजा है, अश्विन है, 4-5 लड़के हैं, और अब विकेट उस तरह का नहीं खेल रहा कि जो कोई तंगी हो रही हो। फास्ट बॉलर का बॉल भी बैट पर आ रहा है, स्पिनर का भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टर्न नहीं है, वो तो ये है कि कोई ना कोई बॉल पड़ जाती है, कोई ऑड बॉल पड़ जाता है जिस पे डिफ़िकल्टी होती है। तो देखा जाए तो इंडिया जो है ना, इस वक्त आप ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पर जो है मैच से आउट हो गया। जिस तरीके से उन्होंने आगे कमबैक किया, इनिंग्स खेली है, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। आउट तो जब भी होता है जब आज इंडिया के 5-6 आउट हुए। हाँ, मेरे नज़दीक जो चीज़ है वो यही है कि फर्स्ट सेशन, अगर फर्स्ट सेशन इंडिया गुजार लेता है तो वो न्यूजीलैंड फिर बचे, फिर अगले सेशंस में उन्होंने रन्स भी बनाएंगे, फर्स्ट सेशन भी गुजार सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देखेंगे आज जितने ओवर किए न्यूजीलैंड पेस बॉलिंग अटैक ने, तो बड़ा इजी इंडिया ने खेला है, क्योंकि वो पहला जो दिन था ना, वो खासतौर पे जो पहला मॉइस्चर था, वो तो आखिर ही बॉल घुमा मैट एंड्री का, इसमें तो कोई शक नहीं। असल में आज भी अगर आप सुबह देखें ना, तो सिराज ने और बुमराह ने जो पहले 10 ओवर किए अच्छे किए हैं, यानी कि बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी लाइन से बॉल किया, गेंद थोड़ा बहुत घूम भी रहा था, कुछ डिलीवरीज बड़ी ज़बरदस्त की जसप्रीत बुमराह ने, इसमें फिर भी गुजारा होता है थोड़ा सा। लेकिन कहने की बात यह है कि अगर थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी तो उसी से अगर न्यूजीलैंड फ़ायदा उठा के 1-2 विकेट निकाल ली, अगर उसने देखें ना 3 है, अगर सेशन एंड होता है और 2 विकेट और ले लेते हैं, 5 हो जाते हैं और रन्स बनता है जी तकरीबन 231 है, 300 समथिंग हुआ है, 5 विकेट गिर गए, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि अगली 5 विकेट आप 400 तक ले सकते हैं। तो फिर आपने आगे 40, 50, 60, 70 रन करना होगा, वो इतना मायने नहीं रखता। लेकिन अगर उन्होंने सेशन गुजार लिया, फिर तो मसला ये है कि एक तो वो रन्स भी बनाएंगे और फिर नीचे उनकी बैटिंग डेप्थ भी ज़्यादा है। तो मुझे ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया कल के दिन में अगर पूरा दिन खेल गया तो भाई वो 350 रन ऐड कर सकता है। तो 350 रन ऐड करने का मतलब है 580, तो 580 का मतलब है 230 रन
वो तो ठीक है, तो 230 रन कोई इतना आसान काम नहीं होगा लास्ट डे में। वो तो मुश्किल है, वो तो कमेंटेटर कह रहे अब हैं। असल मसला यही है कि क्या न्यूजीलैंड उन्हें आउट कर पाता है, ये देखना होगा। तो अब व्यूवर्स बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में मैच आ गया, लेकिन क्योंकि इंडिया की प्रीवियस परफॉर्मेंसेज ऐसी शानदार रही हैं तो इसलिए आप उसको बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि जी वो यानी कि उसको इजीली वो डिफीट हो जाएगी। मुझे लगता है वो स्ट्रॉन्ग कमबैक कर रहे हैं और करते रहेंगे और बड़ा मुश्किल होगा न्यूजीलैंड को डिफीट देना इन दी एंड। अब अगर बात कीजिए कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम पाकिस्तान ने जो है इंग्लैंड को डिफीट दी, और अगर इसका क्रेडिट अगर आप देना चाहेंगे तो किसको देंगे, कि किस शख्स को इसका क्रेडिट जाएगा? इसका क्रेडिट सबसे पहले तो फर्स्ट इनिंग्स की अगर हम बात करें कामरान गुलाम को जाएगा, और फर्स्ट इनिंग्स की अगर बॉलिंग की बात करें साजिद खान को, और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी है। उनके 7 विकेट लिए खासतौर पर उन्होंने इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग में, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट साजिद खान को जाता है। ठीक है, नुमान अली ने सेकंड इनिंग में 8 विकेट लिए हैं, पर अगर फर्स्ट इनिंग में वो 7 विकेट ना लेते तो ये मैच जो है इंग्लैंड के पलरे में होता। लेकिन मैं कहता हूँ कि इन दोनों से ऊपर भी एक बंदा है जिसके ऊपर ये मैच यानी कि जिसका क्रेडिट जाएगा, वो है आकिब जवेद, जिसने ये मशवरा दिया कि भाई बनाओ पिच स्पिन, बनाओ स्पिन ट्रैक और डालो 2-3 स्पिनर और इंग्लैंड को फंसा लो। देखो सीधी सी बात है, आपने अपनी स्ट्रेंथ से जाना होता है किसी भी टीम के अगेंस्ट जो आपकी स्ट्रेंथ है। इंग्लैंड का मसला ये है उसके पास इतनी कोई क्वालिटी स्पिन अटैक नहीं है, सीधी सी बात है। वो स्पिनर हैं लेकिन ये नहीं है कि बहुत क्वालिटी के स्पिनर हैं। हाँ, हमारे पास भी नहीं है, लेकिन ये दोनों लड़कों को हमने मौका दिया, उन्होंने डिलीवर करके दिया, ये क्वालिटी है। ये तो मैं तो पहले कह रहा था कि नुमान अली को खिलाएं, इन्होंने पहले टेस्ट स्काउट से उनको रिलीज़ कर दिया। उनके नुमान अली 16 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, बहुत कम टेस्ट मैचेस हैं अभी, पर यह है कि इनकी लाइन बेहतर है। एक तो ये बेहतर बॉल करते हैं। इब्रार को आपने चांस दिया पर अब उनको ना ही दें चांस। मैं तो ये कहता हूँ नुमान अली और साजिद खान, ये 2 स्पिनर अभी बेहतर है टेस्ट के लिए। जब तक ये खेलते हैं इनको खिलाते जाएँ, उनके अभी और कोई स्पिनर हमारे पास है नहीं नज़र में। और दोनों की वैरायटी अलग अलग है। हाँ जी, ठीक है, एक लेफ्ट आर्म बॉलर है और एक ऑफ ब्रेक बॉलर है, दोनों का बॉलिंग का स्टाइल अलग है। ठीक है, जब दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप देखें दोनों ने इन टैंडम बॉलिंग करके दोनों 20 विकेट लेके दिए आपको। ठीक है, तीसरे बॉलर की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मतलब यही होता है। अब इब्रार पे तो मसला ये है, पहली इनिंग्स में भी फ्लैट, दूसरी इनिंग में भी फ्लैट। और इस एक और चीज़ जिस पे मैं आपकी भी ओपिनियन लेना चाहूँगा वो ये है कि देखिए मैंने जो मैच देखा है तो मैं एक बात जो समझ आई है कि बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, 3 बिग गन्स आउट ऑफ द टीम, और यंग गन्स जो है उन्होंने परफॉर्म करके दिया है। यंग गन से मेरी मुराद एज फैक्टर के लिहाज से नहीं है, मतलब कम मैचेस के लिहाज से है। साजिद खान डिलीवर करके दिया है, नुमान अली डिलीवर करके दिया, कामरान गुलाम डेब्यू में डिलीवर करके दिया है, सलमान अली आगा। तो मतलब सारे उन लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है जो अभी बहुत ज़्यादा कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा खेली हुई है। जो शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, इसी तरीके से सऊद शकील, इसी तरीके से अब्दुल्ला शफीक बुरी तरह फ्लॉप है। साइम अयूब ने रन किया, वो भी यंग में आते हैं। और इसी तरीके से बॉलिंग में लड़कों ने डिलीवर किया। बॉलिंग में तो आप देख लें, अगर आप देखें ना तो एक चीज़ जो वाज़े नज़र आई इस मैच में वो क्या थी, प्रीवियस मैचेस में हमारे अंदर यूनिटी मिसिंग थी, एनर्जी लेवल मिसिंग था, डिटर्मिनेशन मिसिंग थी। इस मैच में मैंने देखा लड़के मेहनत कर रहे थे, जान मार रहे थे, विकेट ने रिस्पॉन्ड किया, लड़कों ने उसका फ़ायदा उठाया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरह क्रिटिसिज्म हुआ, ख़ासतौर पर क्रिकेट हिस्ट्री का रिकॉर्ड बन गया कि आपने फर्स्ट इनिंग में 550 प्लस रन किया और आप इनिंग से डिफीट हो गई आपको। तो ये जो दाग था ना ये बहुत बड़ा, इससे इनको ये नज़र आया कि यार हमने एकदम मेहनत से खेलना है, इसीलिए उन्होंने ड्रॉप भी कर दिया बाबर आजम को कि यार चलो यार हार नहीं है तो यार यंगस्टर से हार जाओ। बाबर आजम होते अगर फिर हारते तो फिर फिर दाग लगता है। या फिर आपने मुझे जो समझ आई है ना वो ये है कि देखो बाबर आजम और शाहीन, हर बंदे को पता है जब ये वर्ल्ड कप में खेले इनकी आपस में कंट्रोवर्सी रही है, ग्रुपिंग रही है। तो ये 2 मेन प्लेयर जब मौजूद होते हैं ना टीम में, और ऊपर से इनकी आपस की चपकलस चलती रहती है, आपस की इनके क्लैशेज रहते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट टीम पे आता पड़ता है। ठीक है, और टीम उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाती। अब ये दोनों के दोनों टीम से बाहर हुए ना, तो इस वक्त जो लड़के खेल रहे हैं टीम में वो कोई भी मेरा नहीं ख्याल किसी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है। सारे उन्हें कोशिश की, मेहनत की, मैच निकाल लिया। मैं हमेशा से पाकिस्तानी क्रिकेट को यही मानता हूँ, हमें टैलेंट का कोई इशू नहीं होता, हमें स्किल का कोई इशू नहीं होता। सबसे बड़ा इशू जो होता है ना हमें, वो ये होती है हमारे लड़के यूनिटी से खेलें और एक होकर खेलें और मेहनत करें, तो हम मैच निकाल भी लेते हैं, हारते भी हैं, जीत भी लेते हैं। ये जो मुसलसल हम हारते हैं ना, छोटी से छोटी टीम से हारेंगे, हल्की से हल्की टीम से हारेंगे, बुरी से बुरी परफॉर्मेंस देंगे, तो उसके पीछे एक फैक्टर जो बड़ा होता है वो ये होता है कि हमें यूनिटी नहीं होती। हाँ जी, अब ये पिछले जो मैचेस हमारे, बाबर आजम साहब जहाँ ज़रूरत पड़ रही है निकल रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी जहाँ ज़रूरत पड़ रही है मार खा रहे हैं,
भाई आपका देखो प्रीमियर बैट्समैन ज़रूरत पड़ने पे फ्लॉप हो जाए, आपका प्रीमियर बॉलर ज़रूरत पड़ने पे विकेट न ले, तो ज़ाहिर है आपने डाउन ही होना है। अब इस मैच में ज़रूरत थी कि विकेट लिए जाए, स्पिनर उस पर रिस्पॉन्ड करके दें। दोनों स्पिनर ने देखे, एक ने पहली इनिंग में 7 लिए, दूसरे ने दूसरी इनिंग में 8 लिए। अब वो और बात है अगर इंग्लैंड की बैटिंग की बात की जाए कि इंग्लैंड खेलते ही इतना बेतुका है, वरना मैच को काफ़ी क्लोज भी ले जाया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि कोई मैच क्लोज नहीं जा सकता था। वो तो खेल रहे हैं ऐसे जैसे T20 खेल रहे हैं, कभी सीधे टांग से स्वीप है, कभी उल्टी टांग से स्वीप है, कभी निकल के छक्का है, कभी वैसे, मतलब ठीक है जो उनका खेलने का अंदाज ही बदल गया। सीधी सी बात है, वो देखते ही हैं कि यार या तो मार लो सामने वाले को, रन बना लो, या खुद हार जाओ। अब आप देखिए ना कि अगला टेस्ट जो है 24 से पिंडी में खेला जाएगा, रावलपिंडी स्टेडियम में। अगर तो वो टॉस जीत जाती है इंग्लैंड, पहले बैटिंग करेगी, तो फिर तो उनको एडवांटेज है। अब ये देखना कि ये विकेट क्या बनाते हैं। देखिए पहले बैटिंग करे इंग्लैंड या बाद में बैटिंग करे, अगर टर्निंग ट्रैक बनाएंगे तो दोनों ये स्पिनर जैसी बेहतर बॉलिंग की है तो ये उनके लिए तंग करेंगे। हाँ, अगर इन्होंने ट्रैक बनाया इस तरीके का जो मिक्सा हुआ जिसमें हल्की फुल्की टर्न हुई, तो भाई वो इतनी बेदर्दी से मारते हैं ना, फिर उनकी जो रन रेट है ना वो इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि उसको मीट करते करते ही हमारे बैट्समैन निकल जाते हैं। अगर टर्निंग ट्रैक होगा तो हम उन्हें फंसा लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अगले टेस्ट में भी लड़के इसी यूनिटी से, इसी एफर्ट के साथ और इतनी लगन के साथ खेलेंगे, और पिच भी उसी तरीके की बनाएंगे जिस तरीके की पिच ये थी कि जिसमें टर्न हो। तो उम्मीद है कि हो सकता है हम इंग्लैंड को सीरीज हराने में कामयाब हो जाए। होप फॉर द बेस्ट। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।